हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की NCERT इकोनॉमिक्स बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट डालता है ये, और इंडियन इकोनॉमी से कैसे इंटर रिलेटेड है, ये सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, है ना। और MNCs यानी कि मल्टी नेशनल कंपनीज क्या होती हैं, कैसी ये ऑपरेट करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ये सब भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हम कुछ अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। आज हम कंज्यूमर्स हैं ना। आज मान लीजिए हम कंज्यूमर्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारी एक वाइड चॉइस है कि हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। हम जिस कंपनी का सामान चाहे उस कंपनी का खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए हमें एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है। आज हमें एक टच फ़ोन खरीदना है, तो ऐसा नहीं है हम एप्पल का ही लेंगे, ऐसा नहीं है हम नोकिया का ही लेंगे। हम सैमसंग का भी ले सकते हैं, हम इन्फिनिक्स का भी ले सकते हैं, हम लावा का भी ले सकते हैं, है ना। हम रियलमी का भी ले सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज जो है यहाँ पे इमर्ज हुई हैं। तो इससे क्या हुआ है, हमारे लिए हमारी चॉइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब मान लीजिए पहले क्या था, ऐसे मान लीजिए नोकिया थी, पहले नोकिया का ही फ़ोन आता था, तो लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। लोग केवल और केवल नोकिया का फ़ोन ही खरीद सकते थे, है ना। ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या था, नोकिया की मोनोपोली थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो इमर्ज होकर आ गई हैं। तो इससे क्या हुआ है, हमारे लिए चॉइसेस बढ़ गई हैं। हम जिस कंपनी का चाहे उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। तो देखिए, और क्या हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, अलग अलग नए नए फ़ोन्स आ गए हैं, कैमराज आ गए हैं, नए नए डिजिटल कैमरा आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स की नई नई वेराइटी आ गई हैं, जो कि हम तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा रही हैं। और हर नए सीज़न में नए मॉडल्स आते हैं ऑटोमोबाइल्स के, नई नई कंपनीज़ की कार्स आ जाती हैं जो कि इंडियन रोड्स पर दौड़ती दिखती हैं हमको। लेकिन एक समय वो था, अगर हम कुछ पहले चलें तो एक समय वो था कि केवल एम्बेसडर और फिएट ही हमें रोड्स पर देखने को मिलती थी। हमें रोड्स पर केवल और केवल एम्बेसडर और फिएट ही देखने को मिलती थी। एम्बेसडर क्या था, एम्बेसडर एक कार का नाम था जो बहुत पुराने समय में चलती थी। और क्या थी, फिएट तो आप जानते ही होंगे, फिएट भी एक कार का कंपनी का नाम है। ये भी आजकल आपको दिख जाती है, कम कम दिखती है, ज़्यादा नहीं दिखती है ना। तो एक समय वो था कि इंडिया में केवल और केवल एम्बेसडर और फिएट ही दौड़ती दिखती थी, है ना, रोड्स पर। लेकिन आज क्या है, आज इंडिया में बहुत सारी नई नई कार की वैरायटी आ गई है। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज यहाँ पे कार आके बनाने लगी हैं, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की कार जो है हमें हमारे रोड्स पर देखने को मिलती है, हमें हमारी सड़कों पर दौड़ती हुई मिलती हैं। तो देखिए, आपकी बुक में भी लिखा है कि टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। आज क्या हुआ है, आज इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस हैं, वो भी ऐसे ऐसे कार्स को बाय कर सकते हैं, वो भी ऐसी कार्स को खरीद सकते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी जो कंपनीज है कार बनाने वाली, उन्होंने बनाई है। तो ये सब क्यों हुआ है, ये सब किसके कारण हुआ है, ये सब हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब ग्लोबलाइजेशन है क्या, वो आगे समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या है, A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from टी-शर्ट टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फूड जूसेस। तो देखिए, इसी तरह से ये जो कार्स में ग्रोथ हुई है कि पहले हमें एम्बेसडर दिखती थी और फियाट दिखती थी हमें हमारी सड़कों पर, लेकिन आज क्या है, हमें अलग अलग कंपनीज की दिखने लगी हैं। मारुति सुजुकी दिखने लगी है हमें, है ना, अल्टो वगैरह सब, ये सब देखने को मिल रही है ना। ये अलग अलग कार हमें देखने को मिली है। तो क्या हुआ है, अलग अलग ब्रांड्स जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो इसी तरह से कुछ और गुड्स है, जैसे कि टी शर्ट है, कपड़ों से लेकर के टेलीविज़न तक, जो टी शर्ट से लेकर टेलीविज़न तक भी ऐसे ही हमें अलग अलग कंपनीज इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। अलग अलग कंपनीज की टी शर्ट आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज के टीवी आ रहे हैं। पहले क्या था, सैमसंग के टीवी चला करते थे, लेकिन आज क्या है, आज बहुत सारे अलग अलग टीवी आ रहे हैं, वीडियोकॉन है और बहुत सारी कंपनीज है इसी तरह से। तो अलग अलग कंपनीज जो है वो हमारे इंडिया में आकर के इमर्ज हुई हैं, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन ये जो चॉइस हमारे पास आई है ना, ये एक वाइड रेंजिंग चॉइस जो हमारे पास आई है, मतलब अलग अलग कंपनीज की जो चॉइसेस हैं हमारे पास आई हैं, हम अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, है ना, ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लगभग 2 डिकेड्स पहले ये वाली जो चॉइसेस थी हमारे पास नहीं थी। मतलब ये जो अलग अलग कंपनीज थी वो हमारे कंट्री में नहीं आई थी 2 डिकेड्स पहले। 2 डिकेड्स मतलब 20 साल, यानी कि 20 ईयर्स पहले। हम 2 डिकेड्स पहले ये सब अलग अलग वैरायटीज़ को अपने इंडिया में नहीं देख सकते थे। क्यों नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में पहले ओपन मार्केट था ही नहीं।
है ना। जैसे अब हमारे इंडिया का ओपन मार्केट है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज आके हमारी इंडिया में अपना प्लांट लगा सकती हैं, लेकिन ये 2 डिकेड्स पहले नहीं था। ये 1991 से पहले ये नहीं हुआ करता था। 1991 से पहले हमारी इंडिया में ओपन मार्केट नहीं था। 1991 से पहले कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज आकर के अपना प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी ना वो उसके लिए नहीं थी। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर ही नहीं सकती थी 1991 से पहले। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे आकर के अपना प्लांट या फिर अपनी फैक्ट्री जो है वो लगा सकती है। तो इन 2 डिकेड्स में, यानी कि इन 20 सालों में, जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ओपन सा हो गया है ना। दिख रहा था पहले हमें कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पे आ ही नहीं सकती थी पहले 1991 से पहले। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ पर आके अपना प्लांट लगा सकती है, अपना प्रोडक्शन कैरी आउट कर सकती है। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा मार्केट है ना, मार्केट जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था, अब कुछ और भी है इसमें आगे। क्या है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब पहले हमारा जो मार्केट था वो ओपन नहीं था, अब लेकिन ओपन हो गया है। तो ये इतनी जल्दी कैसे हुआ है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन चेंजेस को लेकर आए हैं। ये जो चेंजेस हुए हैं, पहले हमारा मार्केट जो था वो ओपन नहीं था, अब ओपन मार्केट हो चुका है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओपन मार्केट आया है हमारे इंडिया में, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या है, और क्या डिस्कस करेंगे, ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं। मतलब जो हमारे इंडिया के पीपल्स हैं, ये जो हमारे इंडिया की जनता है, उसको कैसे ये अफेक्ट करती है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें में हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में एक लेमन डेफिनेशन में अभी आप समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज क्या होती हैं, आपस में इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये कोई कंट्री है वर्ल्ड की और ये कंट्री है। ठीक है, 2 कंट्रीज और ले लेते हैं, एक ये है और एक तो ये है। अब ये बिल्कुल अलग अलग है ना, आपस में इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है इनमें से कोई भी कंट्री, मतलब सब अपना खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं अभी, इस ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ये अलग अलग कंट्रीज क्या करती हैं, इंटरकनेक्ट करती हैं, ये आपस में क्या है, जुड़ जाती हैं, इंटीग्रेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में एक दूसरे कंट्री से प्रोडक्शन करने लगती हैं, एक दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगती हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके प्रोड्यूस करने लगती है और यहीं पे अपने प्रोडक्ट बनाने लगती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट भिजवाने लगती है और यहाँ पे सेल करती है उनको। तो इस तरह का ये सब होता है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए, आगे इसका एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे आप, लेकिन अभी इसको समझाने के लिए इतना बताना जरूरी था तो हमने बता दिया। तो इतना अभी आपको पढ़ लेना जरूरी है, इतना समझ लेना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती हैं ट्रेड के या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, ट्रेड के पर्पज से या फिर कम्युनिकेशन के पर्पज से। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेंगे इसके बारे में। देखिए मान लीजिए ये इंडिया है और ये क्या है, ये रशिया है। रशिया की एक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट कहाँ पे बेचती है, रशिया की एक कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है इंडिया में। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है बनते कहाँ पे, ये रशिया में ही बनते हैं, ये रशिया में ही बनते हैं, लेकिन बेचती कहाँ पे, इंडिया में। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये एक कंट्री है इंडिया और ये एक कंट्री है, ये है रशिया। ठीक है, अब रशिया की एक कंपनी है एक्स नाम की, रशिया की एक कंपनी की ब्रांचेस रशिया में भी है, रशिया में भी ये प्रोडक्शन कर रही है और इसने अपनी ब्रांचेस कहाँ पे लगा दी है, इंडिया में भी लगा दी है एक्स नाम की कंपनी की। अब ये जो एक्स नाम की कंपनी है, इसकी ब्रांच है ना, ये यहाँ पर भी इंडिया में भी प्रोडक्शन कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हमने पिछले वाले केस में देखा था कि एक कंपनी थी रशिया की, वो प्रोडक्शन जो कर रही थी वो रशिया में कर रही थी, लेकिन अपने जो प्रोडक्ट को सेल कर रही थी वो इंडिया में कर रही थी, बना नहीं रही थी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, इंडिया में सिर्फ क्या कर रही थी, सेल कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, एक्स नाम की कंपनी ने रशिया में भी प्रोडक्शन किया और इंडिया में भी प्रोडक्शन किया, और इंडिया में प्रोडक्शन करके लोगों को, यहाँ पे इंडिया के लोगों को क्या बेच रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रही है। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन में ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे गुड्स बना के या फिर अपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्री में बेचेगी। वो दूसरी कंट्री में जाकर अपने प्लांट्स लगाकर, अपनी फैक्ट्री लगाकर
प्रोडक्शन भी कर सकती है ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि प्रोडक्शन किसी दूसरी कंट्री में भी कर सकती है कोई दूसरी कंट्री की कंपनी। तो इतना समझ गए आप। तो अब थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको ये टॉपिक समझने में। तो देखिए अब लाइन बाय लाइन इसको समझ लेते हैं, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को। क्या है ये टॉपिक, देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज। तो देखिए लगभग 1950 तक, ये लिखा है ना आपकी बुक में, अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के मिडल तक, यानी कि बीच तक। बीच कहाँ था इसका, 1950 तक। तो 20th सेंचुरी के मिडल तक क्या था कि जो प्रोडक्शन था, तो वो प्रोडक्शन क्या होता था, एक कंट्रीज में ही होता था। ऐसा नहीं है कि ये एक कंट्री यहाँ पे और ये एक कंट्री यहाँ पे है, तो इस कंट्री की कोई कंपनी एक्स नाम की वो इसी में प्रोडक्शन करती थी। ऐसा नहीं था कि ये दूसरी कंट्री में जाकर प्रोडक्शन करे, है ना। ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। कब तक नहीं मिलता था ये, 1950 के आसपास तक। ठीक है, अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक ये देखने को हमें नहीं मिलता था। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ऐसा होता था, मान लीजिए ये कोई कंट्री है और ये दूसरी कोई कंट्री है। ठीक है, तो क्या होता था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स नाम की कंपनी है, इसने यहाँ पर ही प्रोडक्शन किया, अपने प्रोडक्ट बनाए और इन प्रोडक्ट को कहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, इस दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, इस दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता था कि ये वाली कंट्री की जो एक कंपनी है एक्स, ये यहाँ पर जाकर प्लांट लगाए, यहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस करे, यहाँ पर जाकर अपनी फैक्ट्री करे। ऐसा नहीं होता था। क्या होता था, केवल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो बाहर जाता था। देखिए आपकी बुक में भी यही लिखा है, वोट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज बार रॉ मटेरियल, फूड स्टफ एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखिए क्या जाता था बाहर कंट्रीज से, ये रॉ मटेरियल जाता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, फूड स्टफ को एक्सपोर्ट करते थे, और क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे। यानी कि दूसरी कंट्री में भेजते थे, अपने कंट्री में बना करके, इस कंट्री में प्रोडक्शन करके इस दूसरी कंट्री में अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट भेजते थे। ठीक है, इस कंट्री में अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट भेजते थे। ऐसा नहीं होता था कि यहीं पे जाके ये प्रोडक्शन करें, यहीं पे जाकर प्रोडक्ट को बनाए और यहीं पे जाके बेचे। पहले ऐसा नहीं होता था अंटिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, ये यहाँ तक नहीं होता था। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड। और जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज मतलब जो गुलाम देश थे, जैसे हमारा इंडिया क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था। हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे, हमारे यहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग थे, वो हमारे यहाँ पर रूल करके बैठे थे। तो देखिए क्या होता था, जैसे कॉलोनीज होती थी, जो गुलाम देश होते थे, वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया क्या करती थी, यहाँ पे इंडिया रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती थी जब, और इम्पोर्ट क्या करती थी, फिनिश्ड गुड। इम्पोर्ट करना मतलब बाहर देश से मंगवाना। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये कोई इंग्लैंड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाता था, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था कहाँ पे, इंग्लैंड में। यहाँ पे इंग्लैंड में रॉ मटेरियल जाता था और उधर से क्या मंगवाती थी हमारी कंट्री, उधर से मंगवाती थी फिनिश्ड प्रोडक्ट। उधर से इंग्लैंड से क्या इंपोर्ट करती थी, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। आगे क्या है देखिए, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। ये ट्रेड जो है ना, ट्रेड मतलब क्या होता है, डिमांड लोकेशन से सप्लाई लोकेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना क्या होता है, ट्रेड होता है। तो जब ये ट्रेड था ना, बस ट्रेड ही एक मेन चैनल था किसी भी दो कंट्रीज को जोड़ने के लिए। पहले और कोई जरिया था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या जरिया था, ट्रेड ही एक ऐसा जरिया था जिससे दूर की कंट्रीज, मान लीजिए ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है, तो पहले क्या था, पहले ट्रेड ही एक ऐसा जरिया था जिससे दो कंट्रीज कनेक्ट हो सकते थे, और कोई जरिया नहीं था। पहले कम्युनिकेशन के इतने सोर्सेज नहीं थे, ज्यादा टेक्नोलॉजी इस टाइम पे नहीं थी। ट्रेड क्या था, एक मेन चैनल था। ट्रेड मतलब एक मेन जरिया था किसी भी दो दूर दूर की कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा कब तक चला, ऐसा जब तक चला जब तक ये मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि MNCs नहीं आ गई। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बात एक ही है। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होते हैं। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज भी आप लिख कर आएंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि MNC की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज ही होती है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, तो गलत कुछ भी नहीं होगा। दोनों में से कोई भी आप एक लिख देंगे, बिल्कुल आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, यहाँ पे ये अमेरिका की कंपनी है एप्पल, और ये इंडिया में भी अपने प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में जाके अपने फैक्ट्रीज लगा रही है, इंडिया में जाके अपनी प्लांट्स लगा रही है, यहाँ पर भी ये प्रोडक्शन कर रही है। तो ये क्या हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी अमेरिका में भी ब्रांच है, इंडिया में भी ब्रांच है, और कोई और कंट्री है, मान लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड में भी इसकी ब्रांच है। तो ये क्या हो गई, एप्पल मतलब एप्पल जो कंपनी हो गई क्या हो गई, मल्टीनेशनल कंपनी। डेफिनेशन भी इसकी काफी इजी है। MNC इज एन कंपनी दैट ओन्स एंड और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ऐसी कंपनी, ऐसा या फिर ऐसा कोई कॉर्पोरेशन जो कि एक से ज्यादा
कंट्रीज में, जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब देखिए और भी कुछ यहाँ पे दे रखा है एमएनसी के बारे में। क्या दे रखा है, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर्स एंड अदर रिसोर्सेज। अब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये अपने ऑफिसेज को और फैक्ट्रीज को कहाँ पे लगाती हैं, कहाँ पे सेट करती हैं, ऐसे ऐसे रीजन में सेट करती हैं, ऐसे एरिया में सेट करती हैं जहाँ पे इनको क्या मिल सके, चीप लेबर, यानी कि सस्ती लेबर मिल सके, कम दाम में ज़्यादा काम जो करे ऐसी लेबर मिल सके, चीप लेबर मिल सके, और क्या मिल सके, अदर रिसोर्सेज, जो अदर रिसोर्सेज हैं वो मिल सके। अब ये अदर रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मान लीजिए किसी कंपनी को वाटर की ज़रूरत होगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको वाटर अच्छा मिल सके, वहाँ पे वाटर का रिसोर्स अच्छे हों, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल सके, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, अदर रिसोर्स। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिसेज को और अपनी फैक्ट्रीज को कहाँ पे सेट करती है, जहाँ पे उसको चीप लेबर मिल सके और अदर रिसोर्स मिल सके आसानी से, ठीक है, तो इतना समझ गए आप। तो काफ़ी इजी था ये तो आप खुद भी पता कर सकते थे, है ना। चलिए फिर देखिए आगे क्या है, दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और ऐसा क्यों करती है ये एमएनसी, कोई भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऐसी जगह अपने फैक्ट्री को या फिर ऑफिसेज को क्यों सेट करते हैं जहाँ पे चीप लेबर मिल सके और अदर रिसोर्सेज आसानी से मिल सके, क्योंकि इससे क्या होता है, इनसे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है, देखिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत आ रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसा क्यों करती है ये मल्टीनेशनल कंपनी, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इनको कम पड़े, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी इनको तो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न कर पाएगी, ठीक है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक बार फिर से हम बता दें, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत लगती है, जितनी कॉस्ट आती है, जितना खर्चा आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बजाय हम ये भी कह सकते हैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए। तो ये एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी जगह अपने ऑफिसेज को या फिर फैक्ट्रीज को सेट क्यों करती है जहाँ पे चीप लेबर मिल सके और अदर रिसोर्सेज मिल सके, ये इसलिए करती है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आए और जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है, तो इसलिए ये एमएनसी करती है। अब देखिए इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ये है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। तो देखिए पहली लाइन क्या है, अ लार्ज एमएनसी, एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है वो, ठीक है। अब आगे क्या है, डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिजाइनिंग कहाँ पे करवा रही है ये, यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि यूएसए में अपनी प्रोडक्ट्स का डिजाइनिंग करवा रही है। और आगे क्या है, देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, और जो उसके कंपोनेंट है उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करवा रही है, चाइना में करवा रही है। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe where the products are assembled। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, जब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसको मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि जहाज में रख दिया जाता है इन कंपोनेंट्स को, और ये कहाँ पे उतारे जाते हैं, ये उतारे जाते हैं मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ पे क्या होती है, इनकी असेंबलिंग होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक एमएनसी है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रही है और अपने जो प्रोडक्ट है उनका डिजाइनिंग कहाँ पे करवाती है, यूएसए में, और अपने कंपोनेंट्स को कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर करवाती है। उसके बाद इनको कहाँ पे पहुंचा देती है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में पहुंचा देती है, जहाँ पे इनका क्या होता है, असेंबलिंग होती है, इन प्रोडक्ट को असेंबल्ड किया जाता है। आगे क्या है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद क्या होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट इनका बनकर तैयार हुआ है उसको पूरी दुनिया में, उसका पूरी दुनिया में क्या कर देती है, सेल कर देती है, अपने पूरी दुनिया में उसको सोल्ड कर देती है, पूरी दुनिया में उसको बेच देती है, अलग अलग कंट्रीज को उनको बेच देती है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, इन सब कंट्रीज को, मतलब ये कुछ ही कंट्रीज थी, अलग अलग पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज को उसको बेच देती है अपने प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद क्या है, द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरीड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए जो बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसका जो प्रोडक्ट था उसको पूरी दुनिया के लोगों ने खरीदा। अब ऐसा तो है नहीं किसी को शिकायत ना हो, अब मान लीजिए किसी को शिकायत है, यहाँ से ये ए नाम के भैया हैं, इनको थोड़ा सा शिकायत आ रही है, इनको ये नहीं पता कि कैसे इसको यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को, तो ये क्या करेंगे, इनके लिए एक कस्टमर केयर कॉल सेंटर भी होना चाहिए। तो इन कंपनी वालों ने क्या किया, कस्टमर केयर कॉल सेंटर को कहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, इंडिया में। अपने कॉल सेंटर्स कहाँ पे लगा दिए इन्होंने, इंडिया में लगा दिए।
तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो बड़ी सी कंपनी थी, ये जो बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसने कई कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट किया है ना। देखिए अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या बनवाया, अपना डिज़ाइन अच्छे से करवाया, फिर उसके बाद चाइना में अपने कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाई, उसके बाद इनको असेंबल कहाँ पे किया गया, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में असेंबल करवाया। और जो कॉल सेंटर्स है यहाँ के इंडिया के। तो हमें दिख रहा है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी इन्होंने कई देश में, कई कंट्रीज में कैरी आउट की है। अब देखिए ये जो हमने एग्जांपल पढ़ा, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब केवल यही नहीं है कि आप अपने कंट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हो और उनको दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके बेच रहे हो, ये नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ये सब है कि आप अपनी कंट्रीज में तो प्रोडक्शन कर ही रहे हो, अगर आप दूसरी कंट्री में भी जाकर प्लांट्स लगा दे रहे हो तो वो भी किस में आ जाता है, वो भी ग्लोबलाइजेशन में आ रहा है, जो कि इस वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो रही है, कैरी आउट हो रही है। और यही आपके इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए क्या है, इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली। इस वाली एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि एमएनसी यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो केवल अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बेच ही नहीं रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो रही है, इसकी ग्लोबली प्रोड्यूस हो रही है। मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में, पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो रही है, कैरी आउट हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे। और इससे क्या हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मान लीजिए एक जो इसका कंपोनेंट था वो चाइना में बना और एक अमेरिका में यहाँ की डिजाइनिंग हुई और इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं, मैक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप में इनको असेंबल किया गया, तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी इसको कई कई भागों में, कई कई स्मॉल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया था। मान लीजिए हमने अभी देखा था एग्जांपल में कि जो इसकी शिपिंग हो रही थी वो हो रही थी ईस्टर्न यूरोप में, डिजाइनिंग हो रही थी यूएसए में, और कंपोनेंट बन रहे थे चाइना में, और इसके जो कॉल सेंटर्स थे वो कहाँ पे थे, इंडिया में थे। तो ये जो अलग अलग काम है इनको पार्ट्स के, इनके रीजंस के हिसाब से बांट दिया है। देखिए यही आपकी बुक्स में दिया हुआ है, क्या है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और पूरी दुनिया में फैला दिया गया। जहाँ पे जो काम अच्छा होगा और सस्ता होगा हम वो काम वहां पे करवाएंगे, है ना। हमने इस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस को बांट दिया। और देखिए इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि क्या देखा था, देखिए चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। हमने देखा था कि चाइना में अपने कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करवाया था। तो ऐसा क्यों किया था, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा चीप होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो हमने अपने कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करवा लिया, चाइना में करवा लिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है चाइना, इसलिए हमने वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा लिया। अब देखिए आगे क्या है, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू द मार्केट इन यूएस एंड यूरोप। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में हमने इनको असेंबलिंग क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो मार्केट है ना वो मार्केट से नज़दीक है, ये मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है ना, मार्केट से यहाँ पे हमें नज़दीक पड़ता है। तो हमने असेंबल कहाँ पे करवा लिया, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में करवा लिया। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मान लीजिए ये मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है और ये मार्केट है, तो हमने यहाँ पे इसको असेंबलिंग क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ से क्या था, यहाँ से ये मार्केट बिल्कुल पास में था, यहाँ से मार्केट जो था क्लोज था, बिल्कुल नज़दीक था। तो हमने इसलिए करवा लिया ताकि यहाँ से हम जब यहाँ तक प्रोडक्ट को ले जाएं तो ज़्यादा लंबी डिस्टेंस हमें ना तय करनी पड़े। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसका असेंबलिंग मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में करवा लिया। India has highly skilled engineer who can understand the technical aspect of production. It also has educated English speaking youth who can provide कस्टमर केयर सर्विसेज। अब देखिए उस एमएनसी ने इंडिया में कॉल सेंटर्स क्यों लगवाए, क्योंकि इंडिया में क्या था, इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर अवेलेबल थे। इंडिया में इंजीनियर जो थे वो हाईली स्किल्ड थे और वो इंजीनियर्स टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको वो समझ सकते थे। तो इसलिए उन्होंने अपना जो कॉल सेंटर्स था वो कहाँ पे लगवा लिया, इंडिया में लगवा लिया। और किस लिए यहाँ पे अपना कॉल सेंटर लगवाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले यूथ यानी कि युवा लोग अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए उस वाली एमएनसी ने अपने कॉल सेंटर्स हमारे इंडिया में लगवा लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्योंकि इंजीनियर्स है, हमारे यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज यानी कि उनको इंग्लिश में बात करके अच्छे से समझा सकते हैं, तो इसलिए उस वाली एमएनसी ने अपने जो
कॉल सेंटर्स थे वो कहाँ पे लगवा लिए, इंडिया में लगवा लिए। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो आगे क्या है, एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन्स 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। और ये सब से क्या हुआ, ये सब से 50 से 60% की जो कॉस्ट थी एमएनसी की वो सेव हो गई। ये सब करने से 50 से 60% की जो एमएनसी की कॉस्ट थी वो सेव हो गई। उस एमएनसी ने यूएसए में अपनी डिजाइनिंग करवाई, अपने कंपोनेंट्स को चाइना में बनवाया, अपनी कॉल सेंटर्स को इंडिया में खोला, और जो असेंबलिंग थी वो मैक्सिको में करवाई। तो ये सब करने से फायदा क्या हुआ, ये सब करने से फायदा ये हुआ कि उसको 50 से 60% की जो कॉस्ट थी वो सेव हो गई। तो ये जो 50 से 60% की जो कॉस्ट है ये बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है यहाँ पे, किसको, एमएनसी को। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी को एक एडवांटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो यही बात नीचे लिखी हुई है, देखिए, द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। यानी कि जो एडवांटेज हुआ है अलग अलग बॉर्डर्स में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने का, तो इससे जो एडवांटेज हुआ, इससे जो प्रॉफिट हुआ, इससे जो कॉस्ट सेविंग हुई है वो वाकई बहुत बड़ी है। ये लिखा है ना ट्रूली इमेंस, वो वाकई बहुत ज्यादा बड़ी है। तो देखिए ये जो एग्जांपल दिया था आपकी बुक में, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना आप। इसमें से समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने देश में प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर रहे हो, ये नहीं होता। इसमें और क्या होता है, इसमें ये होता है आप अपने देश में तो प्रोडक्शन कर ही रहे हो, दूसरे देश में भी जाकर भी प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हो और वहां पर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी होता है। तो इसमें बस आप ये समझ लेना, और इससे क्या हो जाता है, इससे आपकी बचत हो जाती है 50 से 60% की। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये जो प्रोडक्शन है ये कैसे अलग अलग कंट्रीज में जाके कैरी आउट होता है, और ये कैसे एमएनसीज अलग अलग कंट्रीज में जाके इस्टेब्लिश होती हैं, कैसे अलग अलग कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, ये हम इसमें देखेंगे इस वाले पैराग्राफ में। तो देखिए क्या है, पहला लाइन क्या है, इन जनरल एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। देखिए एमएनसी जनरली क्या होता है, एमएनसी अपने प्रोडक्शन को ऐसी जगह सेट करती है जहाँ पे मार्केट से वो पास हो, मार्केट से क्लोज हो, यानी कि मार्केट से नजदीक हो। और कहाँ पे सेट करती है, जहाँ पे उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल सके, वो भी लो कॉस्ट पर, यानी कि कम दामों पर उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल हो सके। और क्या देखती हैं, और भी कुछ अदर फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी देखती हैं कि वहाँ पे ये वाले फैक्टर जो है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी वो देख लेती है कि क्या वो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा और क्या देखती है वो एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, और ये देखती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो क्या हमारे पक्ष में है या फिर नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे इंटरेस्ट में, हमारे हित में है या फिर नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनसे हमको फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, ये भी वो देख लेती हैं ऑफिस को या फिर अपनी फैक्ट्री को सेट करने से पहले। अभी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है इसको हम इसी वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और ये सब कंडीशंस को एश्योर्ड करने के बाद, ये सब कंडीशंस को इंश्योर करने के बाद क्या करती हैं एमएनसी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिस को और अपनी फैक्ट्री को सेट करती हैं प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आने वाली है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कहते हैं कोई भी मनी को, कोई भी पैसे को जो कि स्पेंड किया जाता है एसेट को बाय करने के लिए, कोई भी संपत्ति को खरीदने के लिए, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। आपकी बुक में क्या डेफिनेशन है देखिए, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक ऐसा पैसा है जो कि एसेट्स को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट्स को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे बिल्डिंग्स खरीदने के लिए यूज कर लिया, मशीन्स खरीदने के लिए जो पैसा लगा, या फिर लैंड खरीदने के लिए जो पैसा यूज हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, जो ये हम हाईलाइट कर दिए आप इसको लिख देना, ठीक है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और आगे क्या है, आगे आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हमने ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये तो हमने देख लिया, अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है इसको और देख लेते हैं। देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब ये एमएनसी आकर के पैसा लगाती हैं, फैक्ट्रीज में पैसा लगाती हैं या फिर फैक्ट्रीज खरीदती हैं, फैक्ट्री बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए ये कोई हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है इंडिया, ये एक एमएनसी आई इंग्लैंड से यहाँ पे आके इसने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो इसने क्या किया, इसने इन्वेस्टमेंट की, इसने पैसा लगाया इस फैक्ट्री में, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, वो हो गई हमारे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा पैसा जो कि फॉरेन कंपनी आके हमारे कंट्री में लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
और कोई भी फॉरेनर कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, उसका एम क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट क्यों करती है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो लाभ कमा सके। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी एसेट्स को खरीदने के लिए इसलिए की जाती है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो फायदा कमा सके, ताकि वो लाभ कमा सके। इतना आप ध्यान रखना है। एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मीन्स होता है संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी। जैसे आपका लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, और सोफा है, आपका फर्नीचर है, ये सब क्या है, एसेट्स है। तो हमने ये देख लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है। अब ये देखते हैं कि एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे कंट्रीज में, हमारे देश में कैसे कैसे आती हैं और कैसे कैसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, और कैसे कैसे अपने फैक्ट्रीज को और अपनी ऑफिसेस को इस्टेब्लिश करती हैं, कैसे कैसे सेट करती हैं। ये अब हम देखने वाले हैं इन वाले पैराग्राफ में। ठीक है, किस किस तरीके से वो कैरी आउट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो देखिए, एट टाइम्स एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। देखिए, पहला तरीका क्या है एमएनसी का आने का, पहला तरीका यह है कि एमएनसी आती हैं और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ क्या कर लेती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं, अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कोलैब कर लेती हैं। कोलैब मतलब साथ साथ में उनका पार्टनरशिप में आ जाती हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, ये हमारी कंट्री है इंडिया। यहाँ पे एक कंपनी है महिंद्रा, महिंद्रा हमारी कंट्री है जो कि बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो बनाती है। और यहाँ से एक कंपनी आई इंग्लैंड से, मान लीजिए कोई भी कंपनी आई, फोर्ड नाम की कोई भी कंपनी आई इंग्लैंड से। तो इसने क्या किया, ये हमारे कंट्री में आई, इसने हमारी जो महिंद्रा थी ना, महिंद्रा के साथ कोलैब कर लिया, महिंद्रा के साथ ये पार्टनरशिप में आ गई। महिंद्रा के साथ फोर्ड ने क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारी कंट्री में एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आने का। क्या तरीका है यहाँ पे, ये तरीका ये है कि कोई भी फॉरेन कंपनीज, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आती हैं और वो पार्टनरशिप बना लेती हैं किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ, जैसे अभी हमने देखा था। तो पहला तरीका तो ये है, यही आपकी बुक में लिखा है। देखिए क्या है, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। कोई लोकल कंपनीज के साथ क्या कर लेती हैं, वो पार्टनरशिप कर लेती हैं किसी भी लोकल कंपनी के साथ। जैसे महिंद्रा के साथ किसने किया था, फोर्ड ने किया था। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब देखिए, इससे लोकल कंपनीज को क्या फायदा है। लोकल कंपनी मतलब जो देश में पहले वाली जो कंपनी है, मतलब ये एक कंपनी थी फोर्ड, ये हमारे कंट्री में आई थी, महिंद्रा के साथ इसने क्या किया था, पार्टनरशिप किया था। तो यहाँ पे महिंद्रा को क्या फायदा होने वाला है, यहाँ पे इस डोमेस्टिक कंपनी को यानी कि लोकल कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, ये हम देखेंगे। देखिए, ये लिखा है यहाँ पे नीचे, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनीज ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। जो लोकल कंपनी को फायदा होगा वो दो फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे, देखिए, पहला फायदा ये होगा कि जो एमएनसी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जब बाहर से आएगी, जब वो फॉरेन कंट्री से आएगी, तो क्या करेगी, वो कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ पैसा लगाएगी दोबारा से उस वाली कंपनी में। जैसे नई नई मशीन खरीद लेगी जल्दी प्रोडक्शन होने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन होने के लिए। तो ये फायदे होंगे। देखिए, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या क्या फायदा होगा लोकल कंपनी को। मान लीजिए ये हमारी कंट्री थी इंडिया, यहाँ पे एक लोकल कंपनी है महिंद्रा जो कि बोलेरो बनाती है, जो कि कार्स बनाती है। अब यहाँ से एक कंपनी आई फोर्ड नाम की, ये इसने क्या किया, महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो अब इससे महिंद्रा को क्या फायदा होगा, महिंद्रा को ये फायदा होगा कि जब ये बाहर से आई है, पैसा लेकर आई होगी, दिखती बात है ये। तो क्या करेगी ये फोर्ड यहाँ पे पैसा लगाएगी महिंद्रा की कंपनी में। महिंद्रा की कंपनी में क्या करेगी, ये पैसा लगाएगी, नई नई मशीन्स खरीदेगी, नए नए प्रोडक्शन मेथड बताएगी इस महिंद्रा को, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगी महिंद्रा की कंपनी में। तो देखिए, पहला फायदा ये हो गया। देखिए, दूसरा फायदा क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जब एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी दूसरे देश से आ रही है, तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती है प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस और अच्छे से हो सके। तो दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा लोकल कंपनी को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसको पता चलेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो क्या कर पाएगी, एक्सेस कर पाएगी, किसकी मदद से, इस वाली एमएनसी की मदद से। जो मल्टीनेशनल कंपनी उधर से आई थी उसकी मदद से क्या कर पाएगी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को एक्सेस कर पाएगी। तो दो फायदे हो गए। पहला फायदा क्या देखा कि जब एमएनसी आती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है कुछ, जैसे नई नई मशीन्स खरीद लेती है ना, नए नए प्रोडक्शन के मेथड उसको बता देती है। और दूसरा क्या था, दूसरा भी ये था कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की, उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाती है लोकल कंपनी को। तो इतना आप समझ गए, दो इसके एडवांटेज थे। और ये एडवांटेज किसको हो रही है, ये एडवांटेज हो रहे हैं लोकल कंपनी को, जो देश में पहले ही एस्टेब्लिश कंपनी थी उसको। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको पिक्चर भी दी है, इसके जरिए समझाने की कोशिश की गई है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है,
ये कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इसकी कंपनी है, तो ये क्या, इसके जो मजदूर थे, इसके जो लेबरर थे, इसने क्या कर दी, हड़ताल कर दी कि हमें हायर वेजेस चाहिए। हायर वेजेस मतलब हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा मजदूरी चाहिए, वरना हम काम नहीं करेंगे। तो इसने यहाँ पे क्या कर दी, हड़ताल कर दी। तो फिर इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि हम अपनी फैक्ट्री को किसी दूसरे कंट्री में लगा लेंगे, क्योंकि तुम लोग जो है ना, तुम लोग ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में अपनी फैक्ट्री को लगा लेंगे। तो इसने ये कह के क्या किया होगा, अपनी कंपनी को दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश कर दिया होगा। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका हमने देख लिया कि कोई भी कंपनी आपकी कंट्री में कैसे एस्टेब्लिश करती है, कैसे आती है। पहला क्या था, पहला हमने देखा था कि वो मल्टीनेशनल कंपनी किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ जाती है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, वो अब हम देखेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इनका एमएनसी का आने का। दूसरा तरीका ये है कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आती हैं, बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा मनी अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये क्या करती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको ही खरीद लेती हैं, उनको ही बाय कर लेती हैं, उनको ही खरीद लेती हैं। देखिए क्या लिखा है आपकी बुक में, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। क्या करती हैं ये, लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती हैं, लोकल कंपनीज को ही कर लेती हैं, बाय कर लेती हैं, और क्या कर देती हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देती हैं, और अपने प्रोडक्शन को क्या कर देती हैं, एक्सपेंड कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो दूसरा तरीका ये है। दूसरा तरीकों को अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो कुछ इस तरह से समझ पाएंगे। तो दूसरा तरीका ये है MNC के आने का। अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कैसे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये कोई हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है इंडिया, और यहाँ से कोई एक नई कंपनी आ रही है, ये कोई MNC आ रही है, और हमारी कंट्री में एक लोकल कंपनी है जिसका नाम है महिंद्रा। अब ये यहाँ से ये MNC आई, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा मनी था, तो इसने क्या किया, इसने महिंद्रा को ही खरीद डाला, और महिंद्रा को खरीदने के बाद अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। तो दूसरा तरीका ये होता है। अब देखिए इसके बारे में ये पढ़ते हैं क्या है। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजी टू डू सो। और मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है किसी भी लोकल कंपनी को खरीदना। जब एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा। जितना इनका एनुअल टर्नओवर होता है उतनी किसी कंट्री की ज़्यादातर GDP भी नहीं हो पाती। जो छोटी छोटी कंट्रीज होती है जैसे पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, इतनी इनकी GDP नहीं होती जितना इनका एनुअल टर्नओवर हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा वेल्थ होती है इनके पास, कितना ज़्यादा पैसा होता है। तो इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं किसी लोकल कंपनी को खरीद डालना। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, ये सब काम करने से, ये छोटी छोटी कंपनीज को खरीदने से ये MNC को क्या फ़ायदा होता है। देखिए फ़ायदा कुछ इस प्रकार होता है, क्या होता है देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये इंडिया है हमारा कंट्री। अब ये एक मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, और ये महिंद्रा एक कंपनी है, लोकल कंपनी। अब इसने महिंद्रा को खरीद लिया, फोर्ड ने, मान लीजिए ये फोर्ड थी, इसने महिंद्रा को खरीद लिया है। तो ये MF से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, महिंद्रा और फोर्ड इसने खरीद लिया है, महिंद्रा को फोर्ड ने। ठीक है, तो अब फोर्ड को अपनी नई फैक्ट्री बनानी नहीं पड़ी, फोर्ड को अपना नेम भी इस्टेब्लिश करना नहीं पड़ा। फोर्ड को क्या है, बना बनाया नाम मिल गया महिंद्रा का, फोर्ड को बना बनाया नाम महिंद्रा का मिल गया, तो इसको ज़्यादा मार्केट में कम्पीट अच्छे से कर पाएगी ये, है ना। वरना अगर ये खरीदती नहीं, फोर्ड इसको महिंद्रा को खरीदती नहीं, तो क्या होता, इसको अपना नाम बनाने में बहुत साल लग जाते, और कम्पीट नहीं कर पाती, फिर ये 5-6 साल बाद खड़ी होती अच्छे से। तो क्या करा इसने, फोर्ड ने महिंद्रा को खरीद ही लिया, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा था। अब देखिए इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, इसी चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए। क्या दिया है देखिए, कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC। कारगिल फूड्स क्या है, एक बड़ी सी MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी थी अमेरिका की। उसने क्या किया, उसने एक छोटी सी जो कंपनी थी इंडिया की जो लोकल कंपनी थी, क्या नाम था उसका, पराग फूड, उसको खरीद लिया। पराग फूड को उसने खरीद लिया, किसने, कारगिल फूड्स ने। पराग फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। और पराग फूड जो था उसने एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क बना के रखा हुआ था, एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क अपना इस्टेब्लिश करके रखा हुआ था इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो लेकिन इसने क्या किया, कारगिल फूड्स ने क्या किया, उस बने बनाए नाम को खरीद लिया, इंडिया के जो पराग फूड्स था उसी को खरीद लिया। पराग फूड जो थी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड थी, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन थी, तो उसकी रेप्यूटेशन को भी इसने खरीद लिया कारगिल फूड्स ने। और क्या किया, हुज कंट्रोल हैज़ न्यू शिफ्ट टू द कारगिल। और उसका कंट्रोल किसने ले लिया, कारगिल फूड्स ने ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बना बनाया नाम था, उसकी इतनी ज़्यादा रेप्यूटेशन थी, है ना। तो लेकिन उसने क्या किया, उसने कारगिल ने आके इसके नेम को ही खरीद डाला, उसका जो रेप्यूटेशन था वो भी खरीद डाला। तो इससे क्या हुआ, इससे जो कारगिल फूड थे ना वो एकदम से अच्छे से अब कम्पीट करवाएगी, वरना तो ये आती फिर उसको 5-6 साल कम से कम खड़े होने में लगते इस फैक्ट्री को। तो इसने क्या किया, इसने पराग फूड को ही खरीद डाला।
और आगे क्या देखिए, कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ईडेबल ऑयल इन इंडिया। अब कारगिल क्या बन गया है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है किसका, ईडेबल ऑयल का इंडिया में, विद अ कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। और इसके पास आज इतनी कैपेसिटी आ गई कि ये 5 मिलियन पाउचेस एक दिन में बना सकता है। तो यहाँ पे कारगिल फूड्स ने क्या किया, कारगिल फूड्स ने एक बना बनाया नाम खरीद लिया, एक अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी को खरीद डाला, जो कि क्या थी, पराग फूड्स थी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो अब मल्टीनेशनल कंपनीज के आने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि वो छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं, उन्हीं को खरीद लेती हैं। दूसरा तरीका इनका ये है। आगे क्या देखिए, इसी के बारे में कुछ, इसी के बारे में क्या है ये, In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing countries government। देखिए, ये हमने पहले ही आपको बताया था कि कुछ MNC, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज की वेल्थ, उन पे पैसा इतना ज़्यादा होता है कि उनका एनुअल बजट नहीं होता। जो छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनका एनुअल बजट नहीं होता इतना, जितना MNC का एनुअल टर्नओवर होता है, जितना इनका वेल्थ होता है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है, विद अ सच इनॉर्मस वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती हैं ये। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है और जो इनकी पावर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसा है वो भी ज़्यादा, तो इनकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी। तो अभी तक हमने दो तरीके पढ़े MNC के आने के। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका ये था कि वो पार्टनरशिप में आ जाती थी किसी भी लोकल कंपनी के साथ। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, वो लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती हैं। दोनों तरीके पढ़ दिए। अब तीसरा तरीका क्या है, ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका क्या है, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हीं को ये ऑर्डर प्लेस कर देती हैं, उन्हीं को ये ऑर्डर दे देती हैं कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्शन करो, हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाओ। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारी कंट्री है और ये एक दूसरी कंट्री, यहाँ से एक MNC आ रही है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, इसका नाम है A। और ये जो B और ये C है, ये B और C क्या है, ये हमारे यहाँ की लोकल कंपनीज है। तो ये A ने क्या किया, A ने इन दोनों को क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाओ, और इन पर ब्रांड नेम किसका लगाओ, ब्रांड नेम भी हमारा ही लगाओ। ठीक है, मेहनत खुद करो और ब्रांड नेम किसका लगाओ, ब्रांड नेम लगाओ हमारा, यानी कि उस पर A छाप दो। तो तीसरा तरीका ये होता है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या है, गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, जैसे गारमेंट है, फुटवियर्स हैं, चप्पल है ना, और स्पोर्ट्स आइटम्स है, जैसे बैट बॉल, टेनिस वगैरह, ये सब टेनिस बॉल वगैरह है ना, ये सब आइटम्स के इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये MNC क्या करती हैं, MNC छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या कर देती हैं, इनका ऑर्डर प्लेस कर देती हैं कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्शन करो, और इस पर जो ब्रांड नेम है वो हमारा नाम का छाप लगाओ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रोडक्शन कर कौन रहा है, प्रोडक्शन असलियत में कौन कर रहे हैं, असलियत में ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नाम किसका हो रहा है, नाम हो रहा है ये वाली मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो बड़ी बड़ी सी MNCs है, इनका नाम हो रहा है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है इसी बारे में, द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNC विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड्स नेम टू द कस्टमर्स। देखिए, जो हमने अभी आपको बोला कि ये क्या करती हैं, ऑर्डर प्लेस तो कर देती हैं, लेकिन जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये उनको बना कर देते हैं। ठीक है, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स उनको बना कर देते हैं, और ब्रांड नेम किसका लगाते हैं, यानी कि जो उस पर नेम होता है वो किसका लगाते हैं, वो उसका लगाते हैं जिसने इनको ऑर्डर दिया, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज का। इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए कोई स्पार्क एक कंपनी है, शूज़ की कंपनी है, वो आई एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो, मान लीजिए। तो उसने क्या किया, उसने ये स्पार्क ने क्या किया, इसने छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को क्या कर दिया, इन छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर दे दिया कि आप हमारे लिए शूज़ बनाओ। तो इन्होंने शूज़ तैयार करके दे दी, ये रहे शूज़, लेकिन इन पर जो ब्रांड नेम किसका लगेगा, स्पार्क का लगेगा। तो प्रोडक्शन किसने किया, ये छोटी छोटी कंपनी ने किया इन शूज़ का, है ना, लेकिन नाम किसका हो रहा है, नाम किसका हो रहा है, स्पार्क का नाम हो रहा है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। देखिए, ये इसमें भी लिखा हुआ है, which then sell these under their own brand name to the customers। जो कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट जाता है वो ये अपने नाम से सेल करते हैं। ठीक है, अपने नाम से बेचते हैं। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distant producers। अब देखिए, जो MNC थी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है इनके प्राइस को और क्वालिटी को और डिलीवरी को, या फिर इनकी लेबर कंडीशन को पता करने के लिए। ये बात ये स्पार्क से पूछेगी, है ना। तो स्पार्क को पहले ही पता होगा कि कितनी लागत आ सकती है इसमें, एक जूते को बनाने में कितनी लागत आ सकती है ना। तो इसको पहले ही पता होगा, तो ये डिसाइड कर देगी इसको कि हम एक शूज़ बनाने का, एक पेयर ऑफ शूज़ बनाने का आपको 300 रुपया देंगे। ठीक है, 300 रुपया यानी कि 300 रुपीज़ देंगे।
तो यहाँ पे ये वाली जो छोटी कंपनी है ना, इसको ये पावर नहीं है कि ये मना कर सके 300 रुपये में बनाने के लिए। अगर मना करेगी तो इसके पास से ऑर्डर चले जाएगा। अगर ये कहेगी कि ज़्यादा रेट दो हमें, तो ये कहेगी कि रहने दो, हमें बनवानी ही नहीं आपसे, तो ये ऑर्डर जो है इसके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए इसको 300 रुपये में ही ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास ये पावर होती है कि वो प्राइस को डिटरमाइन कर सकें, क्या कॉस्ट आने वाली है उस प्रोडक्ट को बनाने में, ये डिटरमाइन कर लेती हैं ये MNCs जो होती हैं। तो हमने तीनों तरीके देख लिए कि कैसे कैसे ये MNC अपने प्रोडक्शन को सेट करती हैं। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका ये था कि वो पार्टनरशिप में आती हैं, ठीक है। वो पार्टनरशिप में आके जो लोकल कंपनीज के साथ कोलैब करके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि वो छोटी छोटी कंपनीज को ही पूरे तरीके से खरीद लेती हैं। और तीसरा तरीका क्या था? तीसरा तरीका ये था कि वो आकर के छोटी छोटी कंपनीज को ऑर्डर देती हैं, छोटी छोटी कंपनीज के साथ ऑर्डर प्लेस करती हैं आकर के, ठीक है। ये हमने देखा था यहाँ पे। तो 3 तरीके हमने पढ़ लिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in a various countries across the globe। तो ये हमने तरीके कुछ देखे जिनसे कि जो MNCs हैं वो अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही हैं। क्या क्या तरीके थे वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पहला तरीका था पार्टनरशिप में आके वो लोकल कंपनीज के साथ अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती थी। दूसरा तरीका ये था कि वो पूरी कंपनीज को ही खरीद लेती थी। और तीसरा तरीका क्या था? वो ऑर्डर दे देती थी छोटी छोटी कंपनीज को कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्शन करो, ठीक है। तो तीनों तरीके हमने अच्छे से देख लिए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो दूर दूर लोकेशन है, ये जो दूर दूर लोकेशन है, इनको भी इंटरकनेक्ट कर दिया किसने? MNC ने। जब से ये MNC आई है तो ये इंटरलिंक्ड हो गई है अलग अलग लोकेशन। हमने देखा था कि कोई कहीं पे चीज़ बन रही थी, कोई चीज़ कहाँ पे बन रही थी, फिर उसकी असेंबलिंग यहाँ पे हो रही थी, फिर उसके प्रोडक्ट को यहाँ पे डिज़ाइन किया जा रहा था, है ना। ये सब चीज़ें देखी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे यही समझ में आ रहा है कि ये जो अलग अलग लोकेशन है ये आपस में इंटरलिंक्ड हो गई है, आपस में जुड़ गई हैं। किसके थ्रू? MNC के थ्रू। यहाँ चलिए फिर तो देखिए इतना आपके समझ में आ गया। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ना, इनको आप अच्छे से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते क्या? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो आप क्या लिखेंगे? ये यहाँ से और यहाँ तक जो भी हम आपको समझाएं वो सभी लिख देंगे यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको ये MNC मल्टीनेशनल कंपनी देखती है कोई भी प्रोडक्शन सेट करने से पहले। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना कि क्या क्या चीज़ें वो देखती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। तो आप ये सब लिख देंगे, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आप यहाँ से लिख देंगे। अब देखिए सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बन सकता है कि व्हाट आर द वेरियस वे इन विच MNC सेट अप प्रोडक्शन। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो किस किस तरह से ये अपने प्रोडक्शन को सेट करती हैं? तो पहली चीज़ ये पहले तो पार्टनरशिप में आती है ना। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ कभी कभी ये दूसरे जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ही खरीद लेती है, दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरा तरीका क्या है इनके प्रोडक्शन को सेट करने का? तीसरा तरीका ये है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या देती हैं? ऑर्डर दे देती हैं कि आप हमारे लिए ये प्रोडक्शन करो। तो तीनों हमने देख लिया अच्छे से। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए फिर तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा एक एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर्स का। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको बस इसको पढ़ना है और अच्छे से एनालाइज कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये इजी है बस, लेकिन आपको पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा। जो भी अभी आप पहले पढ़े हो वो अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो इसको अच्छे से समझेंगे, फॉरेन ट्रेड क्या होता है और क्या क्या इसके बेसिक फंक्शंस हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में कैसे हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड, ये सब हम देखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। तो देखिए आपने बहुत पहले समय में देखा होगा कि जो ट्रेड था वही एक मेन चैनल था दो कंट्रीज़ को जोड़ने का। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए कैसे। पहले क्या था? पहले इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन सोर्सेज डेवलप नहीं थे। तो पहले क्या होता था? कोई भी दो देशों में कनेक्शन किससे इस्टेब्लिश होता था? ज़्यादातर ट्रेड से ही इस्टेब्लिश होता था। सिर्फ ट्रेड ही एक ऐसा मेन चैनल था जिससे दो कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट कर सकती थी, ठीक है। ये सब हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तो देखिए हिस्ट्री में आपने बहुत सारे ट्रेड रूट्स को देखा होगा जो कि इंडिया और साउथ एशिया को बहुत सारे ईस्ट और वेस्ट की कंट्रीज से कनेक्ट करते थे। और आपने देखा होगा कि जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी इंडिया में, वो क्यों आई थी? वो ट्रेड के पर्पज से ही आई थी,
है ना, क्योंकि उनको हमारे यहाँ की सिचुएशंस ऐसी लगी कि वो हम पर राज कर बैठे, लेकिन उनका आने का मेन पर्पस क्या था, ट्रेड का पर्पस था। ठीक है, ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि उनको क्या करना था, ट्रेड करना था, वो ट्रेड के पर्पस से आए थे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये फॉरेन ट्रेड क्या कर रही है, दो कंट्रीज को, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, आपस में इंटीग्रेटेड कर रही है ना। हमने देखा था कि हमारे इंडिया में लोग ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोग क्यों आए थे, ट्रेड के पर्पज से आए थे। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड था पहले वही एक मेन चैनल था दो कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट करने का। अब देखिए ट्रेड का क्या बेसिक फंक्शन है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि यही आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन, वॉट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का एक बेसिक फंक्शन क्या हो सकता है, तो ये अब हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, फॉरेन ट्रेड का काम क्या है, फॉरेन ट्रेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो कि अपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर बेच सके। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारी कंट्री है इंडिया, ये हमारी कंट्री है और ये दूसरी कंट्री है अमेरिका। अब अमेरिका की कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, मान लीजिए एप्पल है वो, ठीक है। अब देखिए ट्रेड का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे ट्रेड का काम है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देगी प्रोड्यूसर के लिए कि वो सिर्फ अमेरिका में अपने प्रोडक्ट ना बेच करके इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट बेच सके। तो यही आपको समझाना चाह रहे थे कि फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बना देती है, ऐसे मौके दे देती है कि वो अपने कंट्री से बाहर जा करके, अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जा करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेंगे। तो इसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में ही पढ़ लेते हैं। देखिए फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जो उसकी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, मतलब जो उसके देश की मार्केट्स हैं, उनसे बियॉन्ड जा करके, उनसे पार जा करके, उनके बाहर जा करके अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कर सके और अपने सामान को बेच सके, अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उनको सेल कर सके। ये वाली कंडीशन यहाँ पे, ये वाली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है। क्यों, कौन करती है ये, फॉरेन ट्रेड। तो जितना हम ये हाईलाइट कर दिए हैं इसको आप भी लिख लेंगे। Producers can sell their product not only in market located within the country but can also compete in market located in the other countries of the world। देखिए इससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से ऐसा होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर था, मान लीजिए ये एक कंट्री थी अमेरिका। अब हमने एप्पल को देखा था, एप्पल क्या कर रही थी, सिर्फ अमेरिका में ही अपने प्रोडक्ट बेच रही थी। लेकिन जब फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड से ये अब इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट बेच पाएगी। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है किसका, ट्रेड का। इतना समझ गया आप, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर था, यहाँ पे जो एमएनसी थी, उसको क्या फायदा मिला, उसको ये फायदा मिला कि वो अपनी कंट्री में, ना सिर्फ अपनी कंट्री में, किसी दूसरी कंट्री में जाकर के भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे जो कस्टमर थे उनको क्या फायदा मिला, उनको फायदा ये मिला कि उनके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई। उनके पास चॉइसेस मतलब उनके जो ऑप्शन थे ना वो बहुत ज्यादा हो गए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, मान लीजिए हम फोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हमारी एक कंट्री है, ये हमारी इंडिया है। यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोमैक्स है और कार्बन है। ठीक है, कार्बन मान लेते हैं, हमारे यहाँ की कंपनी है, एक मोबाइल बनाती है। अब देखिए तो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास ये दो ही चॉइसेस हैं, लोगों के पास ये दो ही ऑप्शन है, इनमें से ही कोई मोबाइल लेना पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनी, जब प्रोड्यूसर, बाहर के प्रोड्यूसर, किसी आउट ऑफ कंट्री के प्रोड्यूसर हमारे यहाँ पे आके compete करते हैं, हमारे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, इससे हमारे लिए चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जैसे इन्फिनिक्स नई कंपनी आ गई है, एप्पल का फोन आ गया है ना। तो ऐसे नई नई कंपनीज आती जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे लिए जो चॉइस है, चॉइस ऑफ गुड्स जो है वो हमारे लिए बढ़ जाती हैं, जो ऑप्शन है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम जिस कंपनी का चाहे, अलग अलग कंपनीज का अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और देखिए एक बात और समझ लीजिए, जब बहुत सारी कंपनी आपस में कम्पीट करती हैं, जब बहुत सारी कंपनी, कम्पीट का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो हर कोई ये चाहता है कि हमारा गुड्स ज़्यादा बिके। और गुड्स ज़्यादा किसका बिकता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलने लगती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे चलने पर आपके सामने एक बुक में आपकी एक एग्जांपल आ जाता है किसका, चाइनीज टॉयज इन इंडिया का। ये एक केस स्टडी है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको। क्या है कि देखिए, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। देखिए चाइना को ये पता लगा, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर थे उनका ये पता चला कि जो इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे टॉयज बिकते हैं। ये देखिए ये लिखा है ना, वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइस, थोड़ा हाई प्राइस पर वहाँ पे बिकते हैं टॉयज इंडिया में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपने टॉयज जो थे वो एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हमारी इंडिया में।
तो इससे क्या हुआ, इससे जो बायर्स थे, जो खरीदने वाले लोग थे, उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो गई। ये अलग अलग चॉइसेस हो गई इंडिया के और चाइनीज गुड्स में, यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस बढ़ गई बायर्स के लिए, क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट थे बहुत ज़्यादा वो चीप थे, मतलब उनकी प्राइस जो थे बहुत ज़्यादा कम थे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस, क्योंकि उनके जो दाम थे बहुत ज़्यादा कम थे वो, और नए नए डिज़ाइन लेकर आ रहे थे चाइना के लोग, यहाँ पे नए नए चाइना के प्रोड्यूसर्स यहाँ पे डिज़ाइन लेकर आ रहे थे। तो इससे किसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगी, जो चाइना के टॉयज थे उसकी बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में भी लिखा है चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट्स। चाइना की जो टॉयज थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हमारी मार्केट्स में, क्योंकि उनके दाम जो थे बहुत ज़्यादा कम थे और क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी, नए नए डिज़ाइन थे उसके, तो इस वजह से वो ज़्यादा उनकी मांग होने लगी इंडिया में। और मांग ये इतनी बढ़ गई कि एक साल में उन्होंने 70 से 80% की जो दुकानें थी इंडिया की उनको रिप्लेस कर दिया, मतलब 70 से 80% की जो उनकी शॉप थी इंडियंस की उनको रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह अपनी दुकानें लगा ली, उनकी जगह अपनी शॉप्स को इस्टेब्लिश कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इंडिया की मार्केट्स में जो टॉयज थे, जो खिलौने थे, बहुत ज़्यादा सस्ते दिखने लगे पहले से। जितने पहले बिकते थे, पहले जो बिकते थे बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिलते थे, लेकिन अब मिलने लगे बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंडिया की मार्केट जो थी, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड कर रहे थे, हाई प्राइस डिमांड कर रहे थे, लेकिन चाइना ने उसी में क्या किया, एक तो प्राइस थोड़े से नीचे कर दिए, प्राइस थोड़े से डाउन कर दिए, और जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, नए नए डिज़ाइन देने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इंडिया के बायर्स थे, इंडिया के जो लोग खरीदने वाले थे टॉयज को, उनको चाइनीज टॉयज ज़्यादा पसंद आने लगे, और इसी वजह से चाइनीज टॉयज जो है ज़्यादा अच्छे साबित हुए इंडिया के मुकाबले, इंडिया के टॉयज के मुकाबले। देखिए ये लिखा है ना, चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, चाइना के जो टॉयज थे बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुए इंडिया के टॉयज के मुकाबले, क्योंकि उनके जो प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा कम थे। और चाइना के बिजनेसमैन्स को क्या मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाइनीज प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। और इंडिया के प्रोड्यूसर्स को क्या हुआ, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को लॉस सहन करना पड़ा, उनको हानि हुई, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्या हुआ यहाँ पर नुकसान हो गया इंडिया के प्रोड्यूसर्स को। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है कि जनरली हम देखते हैं कि जब ट्रेड होने लगता है, जब ट्रेड होने लगता है दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, तो इससे क्या होता है, जो गुड्स है, जो सामान है, वो एक से दूसरे मार्केट में जा पाता है, एक से दूसरे मार्केट में बिक सकता है। देखिए ट्रेड जब नहीं था तो क्या था, एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होता था, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ही अपने कंट्री में बेच सकता था सामान, लेकिन जब ट्रेड आ गया तो फॉरेन प्रोड्यूसर्स भी आने लगे डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट करने के लिए। यही आपकी बुक में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, With the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. देखिए आने से, किसके, ट्रेड के आने से क्या हुआ, गुड्स जो है एक से दूसरे मार्केट्स में ट्रेवल करने लगा, और जो कस्टमर्स के लिए चॉइसेस हैं, जो कस्टमर्स के लिए ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जिस वजह से जो प्राइसेस हैं सिमिलर गुड्स के, सिमिलर गुड्स मतलब एक जैसे गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो सेम होने लगे, इक्वल होने लगे, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा महंगा देगा तो दूसरे के पास लोग चले जाएंगे, और ये वाला ज़्यादा महंगा देगा तो इसके पास लोग ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्राइसेस जो है वो सेम रखने लगे प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो देर आर सेपरेट बाय थाउजेंड्स ऑफ मिल्स। और आज क्या है, आज अलग अलग कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स आपस में कम्पीट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, जो ज़्यादा अच्छा गुड्स बनाएगा उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। तो अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन यहाँ से हम निकालेंगे। देखिए क्या कंक्लूजन है, फॉरेन ट्रेड की वजह से जो मार्केट है वो मार्केट आपस में इंटीग्रेट हो गया है, मार्केट आपस में जुड़ गया है, आपस में इंटरकनेक्ट हो गया है। इसी को हम बुक की लैंग्वेज में देखते हैं, क्या लिखा है, फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। देखिए अलग अलग कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या हुआ है, फॉरेन ट्रेड की वजह से मार्केट्स आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज है, ये अलग अलग कंट्रीज है, इसकी वजह से क्या हुआ है, फॉरेन ट्रेड की वजह से आपस में मार्केट इंटरकनेक्ट हो पाएंगे। जब पहले फॉरेन ट्रेड नहीं था, जब पहले फॉरेन ट्रेड नहीं हुआ करता था तो क्या था, कोई भी कनेक्शन इनके बीच में नहीं था, लेकिन इसके वजह से क्या हो पाया, हमारे पूरे वर्ल्ड में आपस में जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेटेड हो पाएंगे, आपस में जुड़ पाएंगे, आपस में इंटरकनेक्ट हो पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन है, ये बनेगा आपके सामने, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक आप अच्छे से लिख देना, यही आपका
आंसर हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये आपको पहले ही बता दिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ डज फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से और बन सकता है कि हाउ डज फॉरेन ट्रेड रिजल्ट इन कनेक्टिंग मार्केट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो आपको जो भी यहाँ पे हम समझाएं वो आप लिख देना। और आपके बुक में ये वाले जो क्वेश्चन दिए हैं इनकी प्रैक्टिस किया कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपका बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, अभी तो हम इसके अराउंड ही घूम रहे थे, अभी तो हम इसके आसपास ही घूम रहे थे। अब हमें पता लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे। ग्लोबलाइजेशन को हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये तो जो था ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2 में। ये इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।